अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रोहा ईमान काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए लाई हूँ एक और नई पॉडकास्ट। इसमें हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो बहुत ख़ास हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं काजी इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन यासिर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर। माशाल्लाह से बिज़नेस की दुनिया में आपका एक नाम है, आप एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। तो किस तरह आपका रुझान बिज़नेस की तरफ आया रैदर देन कि आप कोई जॉब को प्रेफर करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बेसिकली मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली जॉब की मैंने इंग्लैंड में, वो जॉब थी एक प्रॉपर्टी एजेंट था, उसके साथ थी। अब वो जो बॉस थे वहाँ पे, ही वाज लिटिल बिट हार्श बॉस, लाइक नॉट अ नॉर्मल बॉस। तो उसने ज़िंदगी में उसने सिखाया बहुत कुछ। अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, $multi-million टर्नओवर्स थे उसके। उस टाइम बहुत सीखने का मौका मिला। लेकिन जिस बॉस था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत सख्त था। तो उसने एक लेसन सिखाया ज़िंदगी में कि इफ़ यू वांट योर ओन स्पेस देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर ये डिसाइड कर लिया था कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए, बहुत दफ़ा स्ट्रगल्स भी की, प्रॉब्लम्स भी आए। लेकिन जो अपना डिसीजन था उसके साथ फिर हम स्टिक टू रहे कि वी विल बी डूइंग आवर ओन बिजनेस इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द जॉब। सर, जिस तरह कि आपने बताया कि आपकी जॉब और आपकी एजुकेशन जो है वो यूके की ही थी, तो आपने अपने बिज़नेस को पाकिस्तान की तरफ लाने क्यों आपने सोचा कि आप उसको पाकिस्तान में करें रैदर देन कि आप उसको यूके में ही परस्यू करते हैं? मेरी अंडरग्रेड की स्टडीज़ तो यहाँ की थी, मास्टर्स की स्टडीज़ जो थी वो इंग्लैंड से थी। राइट। और यही अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज टू डिफरेंट कल्चर्स की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको। इंग्लैंड का कल्चर कम्प्लीट डिफरेंट है, बिज़नेस का, जॉब का, एजुकेशन का, सोशल कल्चर डिफरेंट है। यहाँ का जो है वो सारा कल्चर डिफरेंट है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो सोशल कल्चर बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप ये कह 180 का जो है वो फ़र्क है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो इनिशियल जॉब थी और जो आपकी एजुकेशन थी वो सब अब्रॉड की थी, तो आपने क्यों प्रेफर किया कि आप पाकिस्तान में जाके अपने बिजनेस को परस्यू करेंगे रैदर देन कि आप उसको यूके में ही कंटिन्यू करते हैं? ठीक है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि वो जो फीलिंग होती है ना आपको, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे में आती है, अपने मुल्क में वापस आ गए, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं आती। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली ट्रैवल करने का, डिफरेंट मुल्कों में, आज सारी दुनिया देखी। लेकिन ये जो होता है ना फीलिंग के यार आई एम बैक एट होम, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं दिया हमेशा। तो ये एक तो। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो इवन जो लोग पाकिस्तान से जाते भी हैं, जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो यही सोचते हैं कि वो विल बी बैक एट सम स्टेज इन पाकिस्तान। तो 60s में भी आप देखें जो माइग्रेशन हुई है, 70s में माइग्रेशन हुई है, वो सारे इसी टास्क लेकर गए थे कि हम इंग्लैंड जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पैसे कमाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आ सके, बल्कि मेजॉरिटी लोग वहीं पे सेटल हो गए। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने पाकिस्तान में रियलाइज़ किया कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं बिज़नेस के वो बहुत अच्छे हैं। देयर आर इशूज़, मैं तो नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपनी जगह पे। लेकिन दो चार चीज़ें पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 220 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है और ह्यूज पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो है वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप यूके या यूरोप की मार्केट देखें ना, उसके अंदर सैचुरेशन है। इन सैचुरेशन इन द सेंस कि आपकी ग्रोथ जो है वो फिनोमिनल नहीं होती, स्लोली एंड स्टेडली होती है। पाकिस्तान में जो है फिनोमिनल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जब ये चीज़ें आप एनालाइज करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आपकी एफिलिएशन है, फिर मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे थे, जब ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं तो फिर एक डिसीजन आपका बनाने में आपको आसानी हो जाती है। आपको दोनों कल्चर्स का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि पाकिस्तान का कल्चर और यूके का कल्चर, तो कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस टाइम पे अपना बिजनेस की ग्रोथ अपनी पाकिस्तान में लाके करना चाहता है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है अभी भी पाकिस्तान में बिजनेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपको मैं इसकी एक मिसाल समझाता हूँ, जो कि है पंजाबी की मिसाल, एग्जाम्पल है। पंजाबी में एक फ्रेज़ है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तो तीसरे साल खट्टी। ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि फर्स्ट ईयर आप कोई भी बिज़नेस करें या शॉप खोलें या दुकान खोलें या कोई भी कारोबार करें, पहले साल स्ट्रगल होती है। दूसरे साल जो होती है हट्टी, मीन्स ये कि आपकी दुकान चलना शुरू होती है। और तीसरे साल खट्टी मतलब ये कि वो आपको जो है वो प्रॉफिट देगी। So तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डालें। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपको कल्चर का नहीं पता होता, आपको लैंग्वेज का नहीं पता होता, आपको रास्तों का नहीं पता होता, आपको कोई भी चीज़ नहीं पता होती। सो आप उसको लर्न करते हैं पहले साल, दूसरे साल आप उसमें एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम। तो दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं।
इंग्लैंड के मार्केट की जो है वो ग्रोथ स्लो एंड स्टेडली है, लेकिन इवन आप पाकिस्तान से हमारे बच्चे डिग्रीज लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाके स्टार्टअप जो है वो उनका लो लेवल जॉब्स से होता है। बहुत कम लोग जो है प्रोफेशनल जॉब्स में पहुंचते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पहुंचते, लेकिन वो परसेंटेज अगर आप कंपैरिजन करें वो बहुत कम होती है। क्योंकि पाकिस्तान आपका अपना कंट्री, आप उसके कल्चर को समझते हैं, आप उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए ग्रोथ आसानी हो जाती है। फिर हमारे लोग भी जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ जो स्पेशली यहाँ से माइग्रेट होके जाते हैं, हम जो है ना वो गेटोज़ के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह से लोकल कल्चर के अंदर उनकी अब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे लोग जानने वाले जो एक अरसे से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका लैंग्वेज बैरियर उस तरह का कंट्रोल नहीं हुआ या उन्होंने उसको ओवरकम नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। सो इश्यूज़ यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर जो है वो कम्प्लीट डिफरेंट इश्यूज़ है, वहाँ पे कम्प्लीट डिफरेंट इश्यूज़। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इशू हर फैक्टर में आते हैं, बेशक आप यहाँ पे ग्रोथ करना चाहो या अब्रॉड में ग्रोथ करना चाहो, बस ये होता है कि आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना होता है अच्छे तरीके से। इश्यूज़ तो नेचुरल है। देखें, लाइफ में अगर इश्यूज़ नहीं है तो फिर आप Exactly, तो लाइफ तो ना exactly. हो। सर बीच में आपने एक जिक्र फैमिलीज का किया कि जब फैमिलीज वापस पाकिस्तान की तरफ आती हैं या फैमिलीज को वो अब्रॉड शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स बीच में, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो वो वाले पाकिस्तानी जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं जो फैमिलीज को वापस पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनको कौन से बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे? लेकिन फैमिलीज़ को शिफ्ट करने वाली जो चीज़ है वो इस कम्प्लीटली डिफरेंट इशू। स्पेशली यहाँ से वहाँ पे जाने में तो फैमिलीज एक्साइटेड होती हैं, वो ग्रो करना भी चाह रही होती हैं। दे नो कि यहाँ से वो एक स्ट्रगलिंग फेज से दे आर गेटिंग इनटू बेटर एनवायरनमेंट, वो उसके लिए स्ट्रगल भी करती है, कोशिश भी करती है, और वो विद द बेस्ट ऑफ टाइम एडजस्ट भी हो जाती है। प्रॉब्लम आता है जब हमारे लोग वहाँ से फैमिलीज वापस लेके आते हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है बिकॉज इसमें कुछ रियलिटीज़ हैं जो हमारे लोग नहीं समझते। मतलब उनकी होप्स बहुत हाई होती हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो फैमिलीज वापस आती हैं दे थिंक कि हम वहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है, उनका लिविंग और लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए, आप जब आ रहे होते हैं ना हॉलीडेज़ पे साल में 3 हफ्ते के लिए, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड लाइफ से कंपेरिजन नहीं कर सकते जब आप यहाँ रह रहे होते हैं। अब जब हॉलीडेज़ पे आ रहे होते हैं, आपका मॉड हॉलीडेज़ का होता है, आपकी स्पेंडिंग हॉलीडेज़ के हिसाब से होती है। बट जब आप यहाँ रह रहे होते हैं तो आप रियलिस्टिक जो है ना चीज़ों को नहीं ले रहे होते। हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहाँ पर अब बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं और यहाँ पे उनके एडजस्टमेंट्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल वो बहुत हाई लेके आते हैं, जबकि यहाँ की रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। और इसीलिए बहुत सारी फैमिलीज जो है वो सेटल होने के बजाय वापस चली जाती हैं कुछ अरसे के बाद। अच्छा, इस फिनोमिना में जो है वो एक बड़ी चीज़ जो है बच्चों के एजुकेशन का भी इशू है। अब वहाँ पर नॉर्मली ये होता है, मैंने देखा है यहाँ पर जो फैमिलीज वापस आ रही है उसमें ये होता है कि या तो दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ केसेस में जो है वो एक पेरेंट आ रहे हैं। मतलब फादर ने कहा जी मैं जॉब कर रहा हूँ, बच्चों को आप लेके चले जाएँ। स्पेशली मिडिल ईस्ट से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है। आप पाकिस्तान चले जाएँ, एजुकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ नॉट लाइक 2000 और 1990s और अब तो दुनिया चेंज हो गई है। बच्चा आपको सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, वो उतना ही वनरेबल है यहाँ पे जितना यूके में वनरेबल है। यू डोंट नो हु इज़ चैटिंग टू। और दूसरी चीज़ ये कि जब सिंगल पेरेंट्स आ रहे होते हैं, एक पेरेंट वहाँ पे जॉब कर रहा होता है, तो बच्चों को आज़ादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसकी वजह से अब वो एजुकेशन के भी इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से उनका फोकस भी जो है वो बहुत ज़्यादा डीफोकस भी हो जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना यहाँ पे सेटल होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो वापस चले जाते हैं। सर आपने जैसे कि बीच में बच्चों का जिक्र किया कि जब उनको वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो जहाँ तक आई थिंक इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज और फिजिकल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो रही होती है जब उनकी अपब्रिंगिंग अब्रॉड में होती है, एंड व्हेन दे मूव टू पाकिस्तान तो दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू देयर अपब्रिंगिंग एज वेल, राइट? इश्यूज डेफिनेटली आ रहे हैं। देखिए, बच्चों की एक एज है, जब आपकी छोटे उम्र में बच्चों को वापस आ जाएं टीनेज से पहले उनके लिए एडजस्ट होना डेफिनेटली आसान है। उनके लिए कल्चर पिक करना भी आसान हो जाता है, उनके लिए लैंग्वेज पिक करना आसान होता है। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में लेके आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में यहाँ पे आके उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर पेरेंट्स बहुत सारे या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो करें, उनको अर्ली एज में करें, तो शायद उनके लिए बच्चों के लिए एडजस्ट होना आसान होता है, वो लैंग्वेज भी बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका फैमिली का माहौल कैसा है वहाँ पर, ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग थोड़ा देसी स्टाइल में है तो बच्चे बहुत सारे फिर एडजस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आता है जब आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, स्पेशली आप यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा या फार ईस्ट में कहीं रह रहे हैं, इवन मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, अगर आपकी अपब्रिंगिंग बच्चों की इस तरह की है कि जिनका मुल्क के साथ वो ताल्लुक नहीं है, लैंग्वेज उनको नहीं पता, आपने उनको घर में एजुकेट नहीं किया हुआ, लाइक उर्दू लैंग्वेज नहीं एजुकेट की हुई, तब वो बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं उनके। तो बेसिकली सर जब आप यूके से वापस पाकिस्तान की तरफ आए थे तो आपको कौन से इश्यूज फेस हुए थे उस मोमेंट पे? बिजनेस के यहाँ देखें, यहाँ के एनवायरनमेंट कम्प्लीट डिफरेंट है। इवन के आई वाज ब्रॉट अप हियर, और वो बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने यहाँ
पढ़ा होता है, कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी में आपको अंदाज़ा होता है, लोगों से डीलिंग का पता होता है, बट स्टिल जब आप 8-10-12 साल के वक्फे से वापस आते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती होती हैं, लोगों के कल्चर चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज होती है। फिर एक और जो बड़ा इशू है वो ये कि अगर आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो है जो यहाँ के लेजिस्लेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंस्टेड ऑफ गोइंग के आप जब यूके यूरोप से उनको कंपैरिजन करते हैं या यूएसए कनाडा से करते हैं, वहाँ पे आसान है कारोबार करना, यहाँ पे उसके मुकाबले में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आए उसके लिए बड़ी बेसिक सी एडवाइस है कि अपना होमवर्क करके आए। दूसरी चीज़ ये कि सस्ते के चक्कर में हम लोग कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं भी आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको 2-3 लोग मस्ट होते हैं, आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए होता है, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट, टैक्स अकाउंटेंट या टैक्स लॉयर चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आप अपना होमवर्क पहले करके आएँ, चीज़ों को पहले समझें, बजाय इसके कि पानी में उतर के समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि पहले यहाँ पे जो है ना वो 2-4-6 महीने साल आप कम से कम बिजनेसेस को करीब से देखें स्टार्टअप करने से पहले। देखें आप कारोबार कर रहे हैं यूके में, रियल एस्टेट है, डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, उसकी चीज़ें डिफरेंट हैं, उसके मेथड डिफरेंट है, उसके एथिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे कारोबार कर रहे हो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो आपने जब उनको कंपैरिजन, आप उनको एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, 6-8 महीने का कम से कम आपने चीज़ों को करीब से देखा हो। अगर अपॉर्चुनिटी मिले किसी के साथ सीखें, नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें और ऐसे ले पेन अंडरस्टैंड करें। डोंट ट्राई कि यार मैं वहाँ से आया हूँ और या मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। आप ये देखें कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं या लोग लेके आए हैं, ब्रांड्स लेके आए हैं, बाहर से लेके आए, फ्लॉप हो गए। तो बेसिकली सर जो काजी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी जर्नी है बेसिकली वो भी यूके से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस को पाकिस्तान की तरफ लेके आए। हाँ ऐसे ही है, हमने अपने कारोबार वहीं से शुरू किया था और फिर हम पाकिस्तान शिफ्ट आए थे। लेकिन हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि हम पाकिस्तान ही रियल एस्टेट कर रहे थे, तो उसकी वजह से एक एडवांटेज आपको हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो हमें पाकिस्तानी जो है ना माइंड सेट, मेंटालिटी, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर थी हमारी। तो आप दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, वहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव को, रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव को, और पाकिस्तान में बिजनेस और रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव को? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वहाँ की रियल एस्टेट जो है ना वो लॉज के अगेंस्ट चल रही होती है। अच्छा, लॉज जो है ना ये लिखे पढ़े नहीं होते, कुछ मार्केट नॉर्म्स पे चल रही होती है। वहाँ की नॉर्म्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट हैं, और उसके हिसाब से जो है वो कंपनी चल रही होती है। यहाँ के जबकि नॉर्म्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, यहाँ के एथिक्स डिफरेंट हैं, तो ये उनका फ़र्क बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली अगर कोई पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज वापस पाकिस्तान मूव करता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ जाता है, तो आप मतलब देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम एज वेल? डेफिनेटली लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज वहाँ पे होती हैं। अच्छा, अभी ना करंटली लोग बहुत सारे कहते हैं यार हालात ऐसे हैं वैसे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये वो दूसरा, लेकिन बट देयर इज़ अ होप एट द एंड ऑफ द टनल। अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज रहती हैं। ये अब मैंने पाकिस्तानियों को ऐसी जगहों पे मिला हूँ जहाँ पे तसव्वुर नहीं कर सकता कि बंदा यहाँ पर भी पाकिस्तानी इस कंट्री में भी होंगे। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तानी गए हुए बिजनेस में सेटल्ड है। रीज़न ये है कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जब कमिटमेंट नहीं करते ना कि यार ठीक है मैं 6 महीने यहाँ काम करूँगा, 6 महीने वहाँ काम करूँगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कंसिस्टेंसी होती है, आपकी कमिटमेंट है कि यार मैंने ये काम करना है तो फिर कर लेते हैं। अगर आप कमिटेड नहीं है, आप फोकस्ड नहीं है, तो फिर नहीं कर सकते। तो बेसिकली सर जब आप पाकिस्तान से गए थे उस वक्त के पाकिस्तान, और फिर जब आपने अपना बिजनेस वापस पाकिस्तान में लाए उस वक्त और आज के पाकिस्तान को आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं इसमें? आपको क्या लगता है कि उस वक्त का दौर और आज का दौर कैसे डिफरेंट है? लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस था वो पूरी दुनिया का, वो ग्लोबलाइजेशन का था। गिव एग्जांपल, मैं 2000 जब शिफ्ट हुआ 2006 में, तो मुझे फुटबॉल लीग के 2 क्लब्स के नाम आते थे, इंग्लिश प्रीमियर लीग के। और अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे आप गली मोहल्ले में भी किसी बच्चे को पकड़ के देख लें तो वो फॉलो भी कर रहा होता है किसी क्लब को। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियरशिप हो, वो ला लीगा हो सकती है, वो चैम्पियनशिप हो सकती है, वो लीग फ्रेंच लीग हो सकती है, वो किसी भी लीग को फॉलो कर रहा होगा। सो ये जो मीडिया है ना उसने दुनिया बदल दी है। आप ये देखें कि 2006 में ब्रांड अवेयरनेस क्या थी ना होने के बराबर, देयर वर लेस ब्रांड्स, लोगों को इतना पता नहीं होता था। अच्छा, एक और चीज़ जो लोगों के बिहेवियर में थी कि वो बच्चे जो थे ना वो लेस कॉन्फिडेंट भी थे। अब बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बेटर हो गई है। हमारे और वक्त में जो है ना वो नॉलेज का फ्लो बहुत वीक था, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब ढूंढनी पड़ती थी। तो अब जो है ना नॉलेज का फ्लो बहुत आसान हो गया बच्चों के लिए। आप इंटरनेट पर जाते हैं उसी वक्त, ये जब हम आए ये सारा उसी टेन्योर से गुजर रहा है। और जब हम वापस आए 4 साल पहले, तो 5 साल पहले जब कारोबार शुरू किया, सेम ही सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ के अंदर जो है ना वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है। सो उसके अंदर बेसिक जो थी वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों की थी। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि उस वक्त जो बिजनेसेस थे उसके अंदर जो है ना
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का इतना कल्चर नहीं था। बाप की जगह है तो बेटे ने उसी की जगह जाके दुकान पे बैठ जाना है, ठीके पे बैठ जाना है, कारोबार में बैठना है। अब एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा आ रही है, यंग लोग आ रहे हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं, विच इज़ फंटास्टिक। छोटी छोटी कंपनीज हैं, छोटे छोटे यंग लड़कों ने बनाई हैं, एंड दे आर रेज कैपिटल्स लाइक, जिससे उनकी मार्केट वैल्यूएशन लाइक $30-40 मिलियन की हो गई है, विच इज़ फंटास्टिक। ये उस हमारे दौर में ये कल्चर नहीं था। हमारे दौर में कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट कि आपने काम करना है, जॉब करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर वाले साहब का कारोबार है, या उनके साथ बैठ जाना है, या चाचा के साथ बैठ जाना है, मामू से काम सीखना है, इस तरह का था। सो इन्फॉर्मेशन ने और एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल ने चीज़ें बहुत सारी चेंज करती हैं। सर जैसे कि आपने बीच में जिक्र किया था कि आजकल यंग लड़के जो हैं, जो हमारी यूथ है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही है, तो इसमें एक बड़ा फैक्टर आ जाता है जो आपकी स्किल और आपकी डिग्री का एलिमेंट आता है। तो आप उसको किस तरह बताएंगे कि मतलब आपकी डिग्री आपके लिए आज भी उतनी ही बेनिफिशियल है, या आपको अपनी स्किल पे भी फोकस करना होगा? देखें, जो चीज़ है ना, डिग्री आपको ना पहली जॉब दिला देती है, उसके बाद आपकी जो है ना वो एक्सपीरियंस है, वो भी आपका स्किल ही आ जाता है। तो असल जो चीज़ है वो स्किल ही है। अगर आपको स्किल है ना, यूल नेवर यूल सर्वाइव इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा एक और जो प्रॉब्लम है ना, हमारा डिग्रीज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बच्चों को हम पुश कर रहे होते हैं कि यार बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, डिग्री ले लो डिग्री ले लो। आप खुद देख लेना, हम जब मैट्रिक में थे तो हमें कहा जाता था, बल्कि 8वीं में थे तो हमें कहा था बोर्ड का एग्जाम है, ये कर लिया ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, बोर्ड किया, मैट्रिक में आया तो मैट्रिक में फिर बस मैट्रिक जिसने सीख करके कर लेना उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो चलो ये भी कर लेते हैं। फिर एफए में भी यही, क्या कहते हैं, इंटर में भी यही हुआ, ग्रेजुएशन में भी हुआ, मास्टर में भी हुआ, और हर दफ़ा यही स्टोरी सुनाई जाती है कि ये कर ली आपकी जो है ना वो ज़िंदगी सुधर जाएगी। हमारी तो ज़िंदगी हम अभी तक सोच रहे हैं किया क्या हमने। ठीक है, आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ स्किल्स की या एक्सपीरियंस की। मैं जब अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मैं एक अपने मेंटोर से मिलने गया। यूके में एक जगह है नॉटिंघम, वहाँ पे होते हैं डॉक्टर साहब है, बट ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ ह्यूज बिजनेसमैन। तो उनसे मैंने 1 घंटे का टाइम लिया, उनसे बैठा गपशप लगाई। तो घंटे के बाद मैंने उठते हुए उन्होंने एक कमेंट पास किया। मैंने कहा देखें, ये जो आपके सब आवर स्पेंड किया है, जो यूनिवर्सिटी को मैंने फीस दी है उसने आई थिंक £10,000 थी। मैंने कहा आई शुड हैव पेड यू इंस्टेड ऑफ गिविंग टू यूनिवर्सिटी फॉर दिस 1 आवर ओनली, बिकॉज वो 1 आवर का जो नॉलेज था ना वो यूनिवर्सिटी के इंटायर नॉलेज से डिफरेंट था। इवन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ा सीरियस इशू है, मेजॉरिटी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? एग्जैक्टली, दे कम आउट फ्रॉम, मैं नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, बट मोस्टली देयर टीचिंग इज थियरी और थ्रू द बुक्स। दे कम आउट लाइक मोस्टली जो है वो आ रहे हैं जो स्पेशली परमानेंट फैकल्टीज यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं पीएचडी की या डिग्री की, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, विच इज़ गुड। दे आर सर्विंग, कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं। यस, दिस इज़ देयर मीन ऑफ अर्निंग एज वेल। लेकिन आप मुझे टेक्निकली बताएं ना, व्हाट्स देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? सिंपल, these are realities. डोंट यू थिंक इसमें आपका एक पेरेंटल फैक्टर भी आ जाता है कि बच्चों के लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो एक पाथ चूज कर देते हैं व्हेन दे वांट कि मेरा बेटा ये करेगा या मेरी बेटी ये करेगी, एंड दे जस्ट डोंट फोकस ऑन देयर स्किल, या जो उनकी एबिलिटी होती है उसके ऊपर वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे होते, एंड दे जस्ट वांट देम टू गेट द स्पेसिफिक डिग्री। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है अब जो है ना बच्चे सुनते कम ही हैं। बच्चे जो है ना अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, और आने वाले वक्त में ये ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बच्चे ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेरेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चों की बेस जो है ना बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इस कंट्री के, हमारे कंट्री में अभी तक एजुकेशन उस लेवल पे गई ही नहीं है, और उस लेवल पे जाने के लिए गवर्नमेंट को भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे पेरेंट्स की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों की जो है ना कुछ बेसिक्स जो है ना वो डिसाइड होनी चाहिए। बच्चे देखें, अब ये वो कल्चर नहीं रहा। हमारे कल्चर में होता था तो 5 साल 6 साल के बच्चे को जेब में रुमाल डाला जाता था कि नाक साफ करना पड़ जाए। अब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो मोबाइल पे आ जाते हैं। सो अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स उसके लिए रेडी नहीं है उस तरह। 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है। हमें ये जो रेवोल्यूशन थी ना इतनी फास्ट है कि हमें खुद नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। मतलब आज से 10 साल पहले हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। 10 साल के अंदर सब कुछ बदल गया है। अभी तो हम क्या क्या NFTs की बात कर रहे हैं, क्रिप्टोज की बात कर रहे हैं, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। एग्जैक्टली, जैसे हम आजकल के दौर में देखते हैं, इवन वेरी यंग जनरेशन FSC के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर रियली इनटू क्रिप्टो, और वो जो है स्टॉक एक्सचेंज को अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं। व्हेन यू वर इन योर FSC, आपने लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इवन डूइंग स्टॉक एक्सचेंज इज वन थिंग, हैव यू एवर थॉट अबाउट डूइंग द बिजनेस? नहीं था, किसी को हमें पता नहीं था। मेरा ख्याल है 9th में होंगे तो पहली दफ़ा इंटरनेट का सुना होगा,
10th में होंगे तो यूज़ किया होगा, 11th में होंगे तो थोड़ा बेहतर यूज़, 11th और 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेहतर यूज़ करना शुरू कर दिया होगा। उस टाइम तो इंटरनेट होता भी स्लो था। आपको पता नहीं, आपकी तो इतनी एज है या नहीं है, उस दौर में हमारे यहाँ तो वो कार्ड हम यूज़ करते थे इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए, और वो डायलिंग की जो है ना आवाज़ ही 10 मिनट आती रहती थी। उसके बाद वो कनेक्ट होता था तो बड़ी मुश्किल से ईमेल एड्रेस याद होता था। ईमेल एड्रेस भी ऊट पटांग हमने बनाए होते थे, पता ही नहीं होता था कैसे, क्योंकि एजुकेट थे ही नहीं। इंटरनेट एकदम ओपन हो गया, अब वो यहाँ पे नहीं ओपन हो, पूरी दुनिया में अचानक ओपन हो गया। उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम्स है बच्चों के। पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड इनफ। पेरेंट्स को, मेजॉरिटी पेरेंट्स जो वर्किंग क्लास पेरेंट्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, इसको सिखाना कैसे है, इसको लेके कैसे जाना है। देखिए अब छोटे बच्चे जिनके हैं, आप उनके बिहेवियर्स पे देख लें। इवन इंटरनेट तो छोड़ें, यहाँ टीवी एक मुसीबत बनी हुई है। अब देखें, हम जब थे हमारे वक्त में कौन सा था, पीटीवी होता था, पीटीवी वर्ल्ड होता था, एक एसटीएन चैनल होता था, ये 3 चैनल से। फिर उसके बाद एक आया जियो आया, एयरो आया, फिर तो अब तो दूर पर इतने लाइन लग गई है चैनल्स की, आपको ये नहीं समझ आ रही होती क्या देखें और क्या ना देखें, बच्चों को क्या दिखाएं, बड़ों को क्या दिखाएं। एग्जैक्टली टीवी में फिर आपको वो भी फैक्टर आ जाता है ना कि जैसे आपने बात की, इतने ज़्यादा चैनल्स आ गए हुए हैं हमारे, तो फिर बच्चे जो होते हैं वो अपनी एज से ज़्यादा अडल्टहुड की चीज़ें भी देख रहे होते हैं। वो भी उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी एज से काफ़ी बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत होती है उस मोमेंट पे, उससे वो बहुत डिफरेंट लाइन पे जा रहे होते हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर आ जाता है बीच में, जो टीवी या मीडिया से रिलेटेड होता है। ये भी आपकी बात ठीक है। इवन जो आप जो मेजॉरिटी जो कार्टून सीरीज़ हैं या ये हैं या मूवीज़ हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। देखें, आपने बच्चे को कार्टून सीरीज़ में आपने अगर बच्चे को दिखाया कि अगर वो एथिक्स बेस्ड नहीं है कि फ़ाइट हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, आपको दिखाऊँ एक कल्चर की बात है ना। तो वो जो हम बचपन में हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है झूठ बोलने का, वो जोनी जोनी यस पाप है या नहीं है। अब हमें पता ना हो, एक 2 साल के बच्चे ने तो वहीं से लर्न कर रहा है ना। उसको आपने जहन में डाल दिया कि जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो झूठ बोलना तो आप वहाँ से सिखा रहे हैं। तो ये कल्चरली मसला ये है कि हमने रिफॉर्म भी कोई नहीं किया ना। हमने ठीक है, दैट्स फाइन के पोएम्स हैं, ये है ओके, दैट्स फाइन हैं, पोएम्स हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली भी यही हैं, तो भाई हमने उसके अगेंस्ट क्या दिया पाकिस्तान में बच्चों को। एक सवाल है ना, हमने तो अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया। हमने या तो ये ना, ठीक है आप कहते हैं यार ये गलत है, ठीक है भाई गलत है, आप उसको मुतबादल दे दें, हमारे पास मुतबादल है ही नहीं। तो जैसे कि आपने बीच में एक बात की थी कि 10 साल पहले इंटरनेट आया था, काफ़ी स्लो इंटरनेट होता था, तो प्रॉब्ली वही टाइम होगा जिस टाइम आपने मूव भी किया होगा यूके में, आप गए थे अपनी फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। तो आपके लिए तो अच्छा, आपने अच्छे तरीके से दोनों के मीडिया को डिफ्रेंशिएट भी किया होगा कि हमारा इंटरनेट, हमारा मीडिया और वहाँ का मीडिया काफ़ी डिफरेंट था। तो आपने किस तरह आपने उसको अप्रोच किया, किस तरह आपने उसके डिफरेंस को देखा? डेफिनेटली पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया का तो आखिरी 3 सालों में 4 सालों में बूम है सही करके, और उसमें भी अभी एक बड़ा इशू जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है। जिस दिन वो सॉर्ट आउट हो गया तो पाकिस्तान में शायद उसका इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा और शायद ग्रो मज़ीद करेगी। बट उससे पहले आप देखें ना, ओवरऑल आप बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया की डेफिनेशन ही डिफरेंट थी। देखिए 90s में मीडिया की डेफिनेशन थी अखबार नवीस की, जो लोग पेपर के साथ होते थे उसमें लिखते थे, उसकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। फिर न्यूज़ आया तो न्यूज़ बिकम अ कम्प्लीट डिफरेंट बॉल गेम। अब सोशल मीडिया आया तो कम्प्लीट डिफरेंट हो गया। अब सोशल मीडिया के ऊपर इतने बड़े बड़े चैनल्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे वाहियात चैनल और ऐसे ऐसे मज़ेदार चैनल भी बने हुए हैं कि बंदा देख के परेशान हो जाता है। और उनकी जो फॉलोइंग देखें हम, मिलियंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में जा रही हैं। रीज़न है इसको, और बिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं उनके, लिटरली एक महीने में उनके बिलियंस प्लस व्यूज़ चल रहे होते हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे, और वो ग्लोबल चले गए सारे। अब देखें वो लिमिटेशन ख़त्म हो गई है। पहले आप अखबार नवीस होते थे तो आप एक, मतलब आपको याद है वो ब्यूरो चीफ पिंडी होता था, या आपका नुमाइंदा जिसे रावलपिंडी कैंट का एक नुमाइंदा होता था, इस्लामाबाद के एक सेक्टर का नुमाइंदा होता था। अब चीज़ें उससे अगले स्टेप पे चली गई, वैग हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फिर मीडिया आया, लाइव कवरेज आना शुरू हुई, उसकी वजह से भी इशूज़ आए। अखबार में थोड़ा सीरियसनेस होती थी। अब जो चीज़ें आ रही हैं, अब असल में कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। अखबार उस टाइम होते ही 10-12 थे जो मेन अखबार होते थे। अब चैनल 70-80 आ गए, तो उनको स्पाइस अप के लिए चीज़ें भी चाहिए। वो चैनल्स अपना, जाहिर बात है उनकी भी मजबूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रेटिंग तो सब भी उठानी है। मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी बात। अब जेन्युइन न्यूज़, ये तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना यहाँ से कोई जेन्युइन न्यूज़ ही निकले। किसी दिन इश्यूज़ भी होते हैं, तो आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है। सेम न्यूज़ को 70 चैनल सेम न्यूज़ चला रहे हैं, तो आपने कौन सा देखेंगे? आपको पता है यार, इस पर थोड़ा मसाला डला होता है। इस पर मूवीज़ भी बनी है। इस पर अगर आप देखें, लाइफ फ्रॉम पिपली एक है, आमिर खान प्रोडक्शंस की, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। अच्छा, राइट। अमेजिंग। रीज़न इज़ कि ये नहीं कि कोई गलत है या सही है, ये रेवोल्यूशन है। आप खुद देख लें, अब लास्ट 2-3 सालों में जो चैनल्स आए ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे चैनल्स आना शुरू हो गए।
अब वही चैनल स्लोली मेक शिफ्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए। जरा उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, ये चैनल स्लोली शिफ्ट करना शुरू हो गए। Prophet.pk है, शिफ्ट कर रहे हैं बड़ी तेजी, और ये चैनल वहीं से शिफ्ट करके मेन स्ट्रीम पे थे। पहले देखें ये शुरू में ना ये जाके लोगों के इंटरव्यूज नहीं करते थे, न्यूज़ पे नहीं स्टोरीज करते थे, अब करना शुरू हो गए। सो ये रेवोल्यूशन आ गई, इन दोनों को मर्ज हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। इस तरह आप देखें मेन स्ट्रीम चैनल्स, उनके सोशल मीडिया पेजेस 12 मिलियन 15 मिलियन की व्यूअरशिप है, ये वो दूसरा तीसरा सब्सक्राइबर्स हैं, अब वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। ये सेपरेट एक क्लास आई है जो डिजिटल चैनल्स अब वहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। एग्जैक्टली सर, और इसमें ये भी है ना कि हमारा मीडिया जो है वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर मीडिया, और जो कंटेंट हम दिखा रहे होते हैं, जो चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं, वो उनके मीडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली फिर वो अपब्रिंगिंग की बात भी आ जाती है, कल्चर डिफरेंशिएशन की बात भी आ जाती है। तो उसमें अगर कोई आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान मूव करता है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया और कंटेंट भी उसकी जो है लाइफ को काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, ये तो देखें इसमें तो बाउंड्री तो ख़त्म हो गई है ना। अब तो अभी आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ोन कर लें, वो यहाँ पे हमसे ज़्यादा वो बाखबर बैठा होता है ओवरसीज़ में पाकिस्तान के बारे में, उनको ज़्यादा पैशन भी होता है और वो ज़्यादा सोच भी रहे होते हैं इसका। तो इस पर तो अब तो बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं मीडिया की वजह से। अब तो आप यहाँ बैठे हैं तो आप यूएस की न्यूज़ ले रहे होते हैं, यूएस में बैठे हैं तो आपने खुद सब्सक्राइब करना है। मीडिया के कंटेंट का फ़र्क है, कंटेंट की जो क्वालिटी है उसका फ़र्क है। इवन डिफरेंट कंटेंट है, इवन वहाँ पर भी यार देखें ओवरसीज़ में आप चले जाएँ, यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा, फार ईस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, मिडल ईस्ट के भी, मिडल ईस्ट में फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है चीज़ें, थोड़ा सा बेहतर है। अब वेस्टर्न में चले बड़े बड़े वाहियात किस्म का आपको जो है वो कंटेंट मिल जाता है जो देखने के काबिल नहीं होता। Exactly, ऐसे तो ये तो हर जगह पे अवेलेबल है, ये तो आपकी है उस पर कि आप क्या उसमें से पिकअप करते हैं और क्या छोड़ देते हैं। अच्छा सर, हम अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। एक जो बड़ा हमारा ओवरसीज़ की तरफ से सवाल भी आता है, और उसके अलावा वो जितने लोगों से मेरी बात हुई है, बड़े वो क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को लेके कि जब वो वापस पाकिस्तान मूव करेंगे तो अपने बच्चों की या जो भी है वो अपब्रिंगिंग किस तरह करेंगे, उसके जो उन्होंने अपब्रिंगिंग की होती है उसको कंटिन्यू किस तरह रखेंगे। आई थिंक अब तो अपब्रिंगिंग वाला ये वाला जो एजुकेशन है स्पेशली, वो तो तकरीबन लेवल पे ही आ गई है, क्योंकि अब हम लोग स्कूलों से ज़्यादा जो है ना वो इन्वायरमेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं, सोशल मीडिया से एजुकेशन ज़्यादा हो रही है। वो तो अब तकरीबन इक्वल ही है मेरे हिसाब से। इवन स्कूल्स के अंदर जो है ना यहाँ पर भी अब कल्चर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आज से 15 साल पहले हमें टीचर जो है ना वो 20 साल पहले वो पिटाई लगती होती थी क्लासेस में, इट वाज डिफरेंट। अब ये सोचा भी नहीं जा सकता। सो ये तो अब इशू अब भूल गए हैं कि इसका कोई इशू है। देखें पेरेंट्स बच्चों को लाना चाह रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें ठीक करेगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। बच्चे आपने खुद ठीक करने, जिनके यूके यूरोप में भी ठीक हैं उनके यहाँ पर भी ठीक होंगे, जिनके यहाँ पर ठीक है वो यूके यूरोप में जाकर ठीक होंगे। ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे। अच्छा सर, जैसे कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, तो आप जो हमारी यूथ है जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहती है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की तो आसान सी टिप है, कीप ट्राइंग, देयर इज नथिंग। आपको जो बेहतर समझ आता है आप करें। एंड सर, व्हाट इफ समवन इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग टू देयर पाथ्स? ये तो फिर तो कंफ्यूजन है ना, इसमें तो आपको टिप कोई दे नहीं सकता। देखें प्रोफेशन, टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस, हम ना प्रोफेशनल एडवाइजर, कैरियर काउंसलर्स के पास जाएं, उनसे समझे चीज़ों को, अपने आप को एनालाइज करें कि आप किस में बेहतर है। अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते तो फिर बाकियों ने क्या आपको पहचानना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई नई चीज़ आती है, नया वेंचर आता है, एटलीस्ट ट्राई इट। क्या होगा, ज़्यादा फेल हो जाएंगे, दोबारा स्टार्ट कर लेना। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आपने हमारी सारी पॉडकास्ट में बहुत सारे आपके पाकिस्तान को में वापस मूव करने के मीडिया से रिलेटेड शक व शुबे दूर हुए होंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद थे सर यासिर साहब, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी तफसीली तौर पे ना सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड बल्कि काफ़ी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन भी हमारी हुई। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। दिस इज़ रोहा ईमान साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।